Hello everyone, welcome to Synopsis IS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Optional GS and Current Affairs at Synopsis. आज हम लोग अपनी PT 360 की इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के PT के कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, जिसको कृष्णा सर ने रिकॉर्ड किया था। इसके बाद आप लोगों के पास सेकंड जो वीडियो आया था वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड पाइपलाइंस का आया था। एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 आपके पास आया था, जिसमें हम लोगों ने UN की बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग PT 360 का वीडियो कवर करेंगे उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट 2 को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ग्लोबल बॉडीज़ पढ़ेंगे। इन ग्लोबल बॉडीज़ में यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ नहीं होंगी, क्योंकि हम लोग उसको ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं, राइट। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। अगर आप सिनॉप्सिस या रीडिफाइंड IS.in की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शंस, जनरल स्टडीज़, स्पेशल कोर्सेज, रिसोर्सेज, अबाउट अस। यहाँ पे आप फैकल्टीज़ के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पेशल कोर्सेज में जाते हैं सो यू विल सी अ पेज हियर जिसमें PT 360 के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें PT 360 में कोर्स की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो बताया गया है कि 25 आवर्स का है, जिसमें हम 5 साल के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। अप्रॉक्स 300 पेजेस के आसपास होगा। बेसिकली वी वुड बी कवरिंग जून 2016 टू जून 2021 तक के करंट अफेयर्स। इसमें आप चाहें तो डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का जो वीडियो है वो कृष्णा सर ने खुद रिकॉर्ड किया है। सोशल इशूज़ चिल्ड्रन का ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा अंकित सर ने पॉलिटी गवर्नेंस का एंड आर्ट एंड कल्चर का वीडियो कृष्णा सर ने अगेन रिकॉर्ड किया है। ये सारा का सारा आपके लिए काइंड ऑफ डेमो कंटेंट है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम PT में कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी, IR, सोशल इशूज़, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, मैप, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक, मिनिस्ट्रीज़ और स्कीम्स का अलग से आएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पे भी फोकस करेंगे। ये अप्रोच है PT 360 की, जो पहले ही आप लोगों को बताई जा चुकी है। जैसे सोशल इशू अगर हम लोगों ने एक PT लिया है तो उसमें हम लोग 9 सब टॉपिक्स लेते हैं, जैसे विमेन, चिल्ड्रन, अदर वल्नरेबल सेक्शंस, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रग अब्यूज़। ये सारे के सारे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक और सब टॉपिक के हिसाब से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 9 टॉपिक्स डिवाइड किए हैं, और अगर वुमेन हम एक टॉपिक लेते हैं तो अगेन उसको अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे वुमेन के करंट अफेयर से रिलेटेड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, मैरिज, डिवोर्स, वायलेंस, हरासमेंट, नेशनल इनिशिएटिव्स, मदरहुड, वुमेन एजुकेशन, वुमेन हेल्थ, एंड देन हम लोग मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स पे आते हैं। तो ये पूरी अप्रोच है हमारी PT 360 की, जिसमें आपका 1 साल का करंट अफेयर द हिंदू में तो कवर हो ही रहा है, लेकिन वो द हिंदू का 1 साल का करंट अफेयर आपका PT में भी कवर होगा, क्योंकि PT में बेसिकली हम 2016 से 2021 तक के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, राइट। सो दिस इज अनुभव दीपानी एंड लेट्स स्टार्ट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 करंट अफेयर, राइट। सबसे पहले हम लोग आज के पहले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग WMO के नाम से भी जानते हैं। 1950 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। अब नाम से ही पता चल रहा है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कहीं ना कहीं ये मौसम से जुड़ी होगी। तो बेसिकली ये क्या करती है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो होता है एटमॉस्फेरिक साइंस से रिलेटेड या क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड या फिर हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है और बढ़ाती है। इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था WMO का, वो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक NGO थी, जो 1873 में एस्टैब्लिश हुई थी, ये वहाँ से उसका ओरिजिनेशन हुआ है, राइट। और ये जो 1950 में बेसिकली इस्टेब्लिश हुई है, मतलब वर्किंग इसकी जो 1950 में इस्टेब्लिश हुई है, जिस कन्वेंशन के थ्रू हम लोगों ने इस WMO को इस्टेब्लिश किया था वो WMO कन्वेंशन था, जो 1947 में साइन किया गया था, राइट। एट प्रेजेंट इसके जो मेंबर्स हैं वो 193 हैं, जिसमें से 187 तो इसके मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन 6 अदर मेंबर टेरिटरीज भी हैं, राइट। ये मेंबर्स जो हैं, जब भी आप लोगों के सामने, अगर आप लोग जब उस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं जब रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो सही ही होंगे, क्योंकि हम लोग फैक्ट चेक करके इसको कंटेंट बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हैं, 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद, तो ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि मेंबर्स 1-2 घट जाएं या फिर बढ़ जाएं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1 था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले, पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 देख लें, जिसमें यूनाइटेड नेशन की सारी बॉडीज को मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो आपका जो बेसिक है वो और ज़्यादा
क्लियर हो जाएगा। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं। फंक्शन और मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बिटवीन द मीटियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स। दैट मीन्स ये जो 193 मेंबर्स हैं वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, ये सारे के सारे 193 मेंबर्स एक दूसरे के साथ पूरा का पूरा डाटा या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनके पास वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो मौसम की जानकारी है रिसर्च से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड या फिर हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, सारी की सारी रिसर्च एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ताकि जो मीटियोलॉजिकल सिचुएशंस हैं हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें। इसके अलावा कुछ और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जो एनजीओज हैं या फिर दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, उनके साथ भी ये कोलैबोरेट करके काम करती है। इसके अलावा ये ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे पूरी की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो टेम्परेचर या एक्सट्रीम वेदर इवेंट से रिलेटेड हो तब भी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स जो होते हैं उनके बारे में भी हमें WMO से ही पता चलता है, राइट, जिसमें हम लोग सी लेवल राइज या फिर सी आइस एक्सटेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आपको एक्सट्रीम लेवल के वेदर कंडीशंस के बारे में पता है, उन सब पर निगरानी रखने का काम और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब जब इन्हें एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में पता है, एक्सट्रीम मौसम के बारे में पता है, तो सीधी सी बात है कि जो डिजास्टर होगा इनको उस डिजास्टर के बारे में पता होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, उस डिजास्टर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस किस तरीके से करना है, कैपेसिटी किस तरीके से डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें भी इसके फंक्शन के अंडर आ जाती है। अब हम लोग इसकी गवर्नेंस के बारे में देख लेते हैं कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। एक इसके अंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट या बॉडी है जिसको हम लोग वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कांग्रेस कहते हैं। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कांग्रेस, जिसको हम लोग WMC के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक सुप्रीम बॉडी है, राइट। जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, उन पॉलिसीज को ये डिसाइड करती है, सेट करती है, इंप्लीमेंट करती है और पूरे की पूरी पॉलिसीज को ये गवर्न भी करती है। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल कांग्रेस है, ये वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है। साथ साथ जो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को भी ये इलेक्ट करती है। इसके अलावा जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल होंगे, दैट मीन्स जो WMO के सेक्रेटरी जनरल होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो WMC ही करेगी। इसके अलावा इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली वही 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं जो WMO के कंप्लीट मेंबर्स हैं। आई होप दिस इज फेयर इनफ, राइट। सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये कांग्रेस के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती है। नोटेबल पॉइंट ये है कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल जो डे है वो 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। आप सभी को पता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड को रिप्लेस किया था, जो 1947-48 में एस्टैब्लिश हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन काम ये होता है कि जितने भी नेशंस हैं, चाहे वो इसके मेंबर्स हों या ना हो, वैसे तो ये प्रायोरिटी पे अपने मेंबर्स को रखती है, तो जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है, वो बहुत अच्छे से रेगुलेट होना चाहिए। ये हुई है एस्टैब्लिश 1995 में, लेकिन इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया गया था जिसे हम लोग मराकेश अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, जो 1994 में साइन हुआ था और उसी के थ्रू ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी। इसके कुछ मेन हम लोग एम्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे नेशंस के बीच में, उनके जो नेगोशिएशन का काम है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती है। बेसिकली एक तरीके से ब्रोकर या मीडिएटर का भी इसमें काम करती है। इसके अलावा जब कोई दो नेशंस, नेशन नंबर 1, नेशन नंबर 2 बीच में जब एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे टैरिफ लगा देते हैं। आप लोगों को टैरिफ का मतलब पता है, जैसे कि नेशन 2 अगर नेशन 1 में कोई सामान भेज रहा है तो नेशन 1 क्या करता है, टैरिफ लगा देता है, जिससे कि जो नेशन 2 के जो गुड्स हैं जो नेशन 1 में भेजे गए हैं वो क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो इस तरीके के टैरिफ को एलिमिनेट करने का भी काम करती है, क्योंकि अगर टैरिफ ज़्यादा लगेंगे, चीज़ें ज़्यादा महंगी होगी तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो उतने अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसके अलावा टैरिफ, कोटा या फिर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उन सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने का काम भी WTO करती है। जो इंडिपेंडेंट ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके मेंबर्स के बीच में,
उनको भी रिजॉल्व करती है। टोटल मेंबर इस वक्त 164 है और इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर था जब 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा था। हेडक्वार्टर अगेन इसका जेनेवा में है और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसकी एक बॉडी है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही लेगी, जो फाइनल ठप्पा है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही लगाएगी। इसके अलावा जनरल काउंसिल भी एक बॉडी है जो डे टू डे फंक्शंस होते हैं, डेली रूटीन के जो फंक्शंस होते हैं WTO के, वो जनरल काउंसिल मैनेज करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अब हम सबको पता ही है कि ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में स्टैब्लिश हुई थी, राइट। WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये कहता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वर्ड टू वर्ड WHO की वेबसाइट से लिया गया है। इसमें सिर्फ ये चीज़ कही गई है, द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, आई एम रियली सॉरी यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ पीपल होगा क्योंकि पीपल खुद में प्लूरल फॉर्म है तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जितने भी लोग हैं वो उनका हाईएस्ट लेवल जो है हेल्थ का, फिटनेस का, वो अचीव करना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है। हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा में है, अगेन स्विट्जरलैंड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत मैक्सिमम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। तो हेडक्वार्टर के अलावा इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं, 6 टोटल रीजनल ऑफिसेज हैं, लेकिन इसके अलावा 150 फील्ड ऑफिसेज भी हैं इसके वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में। इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हम लोग देख लेते हैं। एक तो अफ्रीकन रीजन में है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ब्राज़ीविले। इसके अलावा वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में मनीला में है, फिलीपींस में। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में कैरो जो इजिप्ट की कैपिटल है। साउथ ईस्ट एशिया में न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। यूरोप में ये डेनमार्क में है और अमेरिकाज में हमने इसको सिर्फ वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल में स्टैब्लिश किया हुआ है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगेन वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और 194 मेंबर्स हैं और इस 194 मेंबर्स में कुक आइलैंड एंड न्यू भी इसके मेंबर्स हैं। कुछ मैंडेट हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। एक तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर ऑब्वियसली, इसके अलावा जो पब्लिक हेल्थ रिस्क है उसको भी मॉनिटर करना। सीधी सी बात है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या एम रहेंगे वो कहीं ना कहीं हेल्थ से ही रिलेटेड रहेंगे, तो इतनी ज़्यादा कोई टफ बात नहीं है। हेल्थ इमरजेंसी अगर आती है तो उसको रिस्पॉन्स करना है, ह्यूमन हेल्थ की वेलबींग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करनी है। कंट्रीज़ को हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंस देने का भी काम यही करती है। इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड की गाइडलाइन भी यही सेट करती है। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ पे जो पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट होता है वर्ल्ड हेल्थ सर्विस के थ्रू, उसको ध्यान में रखते हुए ये अपनी पॉलिसीज़ भी फॉर्म करती है। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव भी इसके अगेन हेल्थ से ही रिलेटेड होंगे। कोऑर्डिनेशन करती है अथॉरिटीज़ और नेशन के बीच में, किस चीज़ को लेकर, इंटरनेशनल हेल्थ को लेकर। इसके अलावा गवर्नमेंट को असिस्ट करना या फिर टेक्निकल असिस्टेंस की अच्छी अप्रोच रखना, या फिर एपिडेमिक होता है या फिर पैंडेमिक जैसी जो सिचुएशंस आती हैं उनको भी ये कम से कम करने की कोशिश करती है, इरेडिकेट करने की कोशिश करती है। जैसे अभी कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, सैनिटेशन या फिर जो वर्किंग कंडीशन है, एनवायरमेंटल हाइजीन है, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर पाना। कुछ हम लोग सक्सेसफुल ऑपरेशंस देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। आप इसको बेसिकली WHO का एक तरीके से अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि 1955 का जो मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था, 1967 का ग्लोबल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन कैंपेन, 1967 का स्पेशल प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या फिर HIV एड्स के लिए 1986 में जो प्रोग्राम लाया गया था, या सबसे पहली बार जब एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाई गई थी। एसेंशियल यानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन होती हैं उसको बेसिकली लिस्ट अप किया गया था 1977 में। ये सारे के सारे आप चीज़ें, अचीवमेंट, एक नज़र इस पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, राइट। अगेन ये भी उसके अचीवमेंट के अंडर ही आती है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को आता है। रिपोर्ट्स कुछ WHO पब्लिश करती है। रिपोर्ट्स के क्वेश्चन UPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम का कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी हम लोग 25 साल के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो बैंक्स होते हैं, डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बैंक से जुड़ी हुई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर इट। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बुलेटिन होती है ये WHO ही रिलीज करती है। हम लोग एक
इंटरनल बॉडी पे आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक इंटरनल बॉडी है जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोलते हैं। जिस तरीके से वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक खुद की इम्प्लीमेंटिंग या सुप्रीम बॉडी थी, उसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो WHO की एक सुप्रीम बॉडी है, इसकी लेजिस्लेटिव बॉडी है। मैक्सिमम ऑफ द जो मेजर डिसीजंस हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही लेती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो 5 साल के लिए होता है, टेन्योर जो इनका होता है 5 साल के लिए होता है, और ये एनुअली मीटिंग भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे मेंबर स्टेट्स इसमें आएंगे ही, और फंक्शंस इसके वही रहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम बजट बन रहा है WHO का तो वो किस तरीके से प्रपोज किया जाएगा और किस तरीके से अप्रूव किया जाएगा वो भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंडर ही आता है। इस वाले पीटी में मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपके IR के पीटी के अंडर तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमने सोशल इश्यूज का पीटी पढ़ा है इसमें हम लोगों ने हेल्थ का एक सेक्शन कवर किया। तो ये बेसिकली बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो PT 360 के जो सोशल इश्यूज के वीडियोस हैं, स्पेशली उसमें जो हेल्थ का इशू है, जो यूट्यूब पे अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और इसका PDF भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके लिए आपको बेसिकली ऑब्वियसली एनरोल करना पड़ेगा। तो अगर आप हेल्थ वाला वीडियो देखते हैं PT 360 का तो उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और डिटेल में समझाया गया है। इसमें मैं नहीं ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि फिर वो रिपीटेटिव कंटेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ 20, जिसको हम लोग G20 के नाम से भी जानते हैं। 1999 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ये बेसिकली इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के गवर्नर से रिलेटेड। इसमें 19 कंट्रीज आती हैं, लेकिन जो 20th मेंबर है वो बेसिकली यूरोपियन यूनियन है। इसको बेसिकली फाउंड इसलिए बाद में किया गया था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 90s के डेकेड में, उस तरीके का क्राइसिस अगर दोबारा आए तो ये जो ग्रुप ऑफ 20 है उस क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस को मिलकर उसको किसी भी तरीके से संभाल ले। अब सीधी सी बात है कि अगर इकोनॉमिक ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके जो एम्स हैं वो इकोनॉमी और बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो एम इसके पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ एटसेट्रा एटसेट्रा सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल रेगुलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं फ्यूचर में जो आने वाले हैं उनको रोकना, और नए इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को एस्टैब्लिश करना भी G20 के एम के अंडर आता है। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा होने वाला है कि G20 का जो एनुअल समिट होने वाला है 2022 का, उसको इंडिया समिट करेगा। आज के हालात को देख के पता नहीं इंडिया समिट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसमें एक चीज़ और है दैट यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो इसमें जो यूरोपियन यूनियन है, आप सभी को पता है कि 27 मेंबर्स हैं इसके, ब्रेक्जिट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो होता है वो यूरोपियन यूनियन को इसमें रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये सारे मेंबर्स आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, USA, कनाडा, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो 20 मेंबर्स हैं बेसिकली 19+1 है इसमें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर मेंबर्स 10 से ज़्यादा होते हैं तो उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 या 2017 में रेगुलरली G20 से सवाल भी पूछे गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये G20 के जो मेंबर्स हैं एटलीस्ट आप इनको रट लें, आपको काम आएगा ये, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग G7 के ग्रुप में, ग्रुप ऑफ 7। 1975 में ये स्टैब्लिश हुआ था। G7 है तो सीधी सी बात है कि इसमें 7 नेशंस जो होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम है, 7 नेशंस का तो है ही, लेकिन ये 7 नेशन वो हैं जो लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है इस वक्त दुनिया की। और बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका मेन एम ये है कि जो चैलेंज हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ के सामने जो चैलेंजेस हैं, जो इकोनॉमी की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ये उसको एड्रेस करते हैं और उसको सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, उसको सॉल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, रियली सॉरी। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस या फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी या फिर एनर्जी पॉलिसी भी इनके ऑब्जेक्टिव की लिस्ट में होता है। मेंबर्स आप इसके याद करना आपको ज़रूरी है, दैट इज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA, राइट। हेडक्वार्टर इसका तारोमिना में है, इटली में, और जो लोकेशन है समिट की वो रोटेट होती रहती है। भाई अब 7 मेंबर हैं, ठीक है, तो एक देश, फिर दूसरा देश, फिर तीसरा देश, तो इसका समिट ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे होता है, ये रोटेट होता रहता है। और जो कंट्री जब भी G7 के किसी भी समिट को होस्ट करती है तो वो जो होस्टिंग कंट्री है
वही एजेंडा सेट करती है। एजेंडा मतलब अब इस समिट में क्या क्या डिस्कस होगा, क्या क्या डिसीजन लेने हैं, और वही जो कंट्री है वो G7 की प्रेसिडेंसी उस साल की संभलती है, राइट। लेकिन ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो लीडर्स या फिर नेशन जो एनुअल समिट में डिसीजंस लेते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, नॉन बाइंडिंग होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट, राइट। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। G7 को बेसिकली G8 के नाम से जाना जाता था जब रशिया ने इसको 1997 में ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में फिर से ये G7 बन गया क्योंकि रशिया को फिर 2014 में एक्सपेल यहाँ से कर दिया गया था, ठीक है। 1975 में G7 बना था, फिर 1997 में ये G8 बन गया क्योंकि रशिया आ गया, फिर 2014 में ये फिर से G7 बन गया क्योंकि रशिया बाहर चला गया। ओके, ये G7 मेंबर कंट्रीज हैं, आप देख सकते हैं यही 7 कंट्रीज जो हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज IAEA। 1957 में ये स्टैब्लिश हुई थी। इट इज वर्ल्ड सेंट्रल इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जब नाम में ही एटॉमिक एनर्जी है तो न्यूक्लियर फील्ड के बारे में जो टेक्निकल कोऑपरेशन होता है, जो साइंटिफिक कोऑपरेशन होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की इस बॉडी की कोशिश रहती है, और एक ये इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, राइट। इट इज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन के अंडर आता है, लेकिन ये ऑटोनोमस है, यानी ये अपने डिसीजन खुद लेता है, पूरी तरीके से यूनाइटेड नेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ बोल दिया तो IAEA पे वो पूरी तरीके से बाइंडिंग हो गया। बाइंडिंग नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब इसका मेन एम ये है, सीधी सी बात है, एटॉमिक एनर्जी की बॉडी है तो एटॉमिक एनर्जी को बढ़ाने की तो कोशिश करेगी नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलेगी कि न्यूक्लियर पावर में ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करो। ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियर पावर में जो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ होता है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाएगी, या फिर बेसिकली पीसफुल यूज़ के लिए उसको प्रमोट किया जाएगा। 35 मेंबर्स हैं इसमें, इंडिया भी इसका मेंबर है, इसलिए मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका वियना में है, जो ऑस्ट्रिया में आता है, राइट। और ये जो बॉडी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों के बारे में मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, डू विजिट दैट, इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंटरपोल, जिसको हम लोग इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो पूरा नाम है इसका वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो 1923 में स्टैब्लिश हुआ था। अगेन इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल पुलिस का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम कंट्रोल करती है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी ये है, राइट। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन जो है ICPC, उसके अंडर इसको फाउंड किया गया था। मतलब बेसिकली इट वाज फाउंडेड एज ICPC, लेकिन बाद में क्या है कि ICPC ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, और फिर ICPC ने 1956 में अपना नाम बदलकर जो है इंटरपोल कर दिया। सो बेसिकली जब ये 1923 में स्टैब्लिश हुआ था तब इसका नाम ICPC था, लेकिन 1956 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंटरपोल कर दिया गया, राइट। 192 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया ने इसको 1949 में ज्वाइन किया था, और हेडक्वार्टर जो है इसका फ्रांस में है, लियोन में। इसके कुछ हम लोग एम देख लेते हैं। अब सीधी सी बात है, इंटरनेशनल पुलिस है तो वही जो पुलिस के काम होते हैं वही ये करेंगे, कि इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट देना है या फिर ट्रेनिंग देनी है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, एक्सपर्टीज जो एडवाइस है वो प्रोवाइड करनी है। तीन इसके मेजर एरियाज होते हैं, टेररिज्म, साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इन तीनों को ये स्पेशली फोकस करती है कि इसको किसी भी तरीके से हमको खत्म करना है। इसके अलावा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, पॉलिटिकल करप्शन, व्हाइट कॉलर क्राइम यानी पैसा तो कमाते हैं ब्लैक में है लेकिन उसको कन्वर्ट कर देते हैं व्हाइट में, ठीक है। तो इस तरीके के क्राइम्स को भी रोकने का ये काम करती है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। लेकिन ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऐसा नहीं कि इसने बोल दिया तो वो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये अपने लेवल पे काम करती है और गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, इनिशिएट करके कहीं ना कहीं क्राइम्स को ये कम करती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर माइग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का तो पार्ट होगा ही होगा। 1951 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और माइग्रेशन की ही फील्ड में काम करेगी। 1951 में एस्टैब्लिश जरूर हुई थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन का पार्ट ये बनी थी 2016 में, राइट। इसका जो मेन एम है कि ये जो
टू प्रोवाइड सर्विस एंड एडवाइस रिलेटेड टू माइग्रेशन टू गवर्नमेंट्स एंड माइग्रेंट्स, यानी जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है, एडवाइस प्रोवाइड करती है। और जिस कंट्री में माइग्रेशन हो रहा है उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसको भी सर्विस प्रोवाइड करती है और एडवाइस प्रोवाइड करती है कि इस क्राइसिस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब सीधी सी बात है माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिफ्यूजीज का तो इशू आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है, मतलब अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहे हैं, उनके लिए भी काम करती है। इंटरनेशनली जो माइग्रेट होते हैं, एक देश से दूसरे देश की ओर चले गए, उनके लिए भी काम करती है, जो बेसिकली बाद में रिफ्यूजीज कहलाते हैं, तो उनको भी ये सर्विस और एडवाइस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फैसिलिटेशन, रेगुलेशन करना इन सारी के सारे क्राइसिस का, और जो फोर्स माइग्रेशन होता है उसको एड्रेस करने का काम भी करती है। 173 मेंबर्स हैं इसमें, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। हेडक्वार्टर अगेन इसका जेनेवा में है और इंडिया इसका मेंबर 2008 में बना था, राइट। IOM हैज often ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर रिफ्यूजीज आउट ऑफ देयर होम कंट्री। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक है नेशन ए, एक है नेशन बी। नेशन ए से कुछ रिफ्यूजीज नेशन ए में आ गए, तो बी में आ गए, तो ये रिफ्यूजी जो है वो नेशन ए में तो है नहीं। अब जब यहाँ पे इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कैसे करवाएंगे? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये इस बी नेशन में रहने वाले रिफ्यूजीज के लिए, जो बेसिकली ए से हैं, उनके लिए यहाँ पर ये इलेक्शन करवाती है कि आप यहाँ पे वोट दे दो, यहाँ पर गिना जाएगा, प्लस आप लोग जो यहाँ पर हो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे अलग से इलेक्शन करवाया जा सकता है। दोनों तरीके के इलेक्शंस को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि 2004 अफगान इलेक्शन एंड 2005 इराकी इलेक्शन, ठीक है। ये आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ देयर होम कंट्री जो इलेक्शन वाला सीन है, ये 2004 में अफगान इलेक्शन और 2005 में इराकी इलेक्शंस में हो चुका है। फेयर इनफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। सीधी सी बात है, अब हम लोग ग्लोबल बॉडी पढ़ रहे हैं तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो होगी ही होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, अलग अलग गवर्नमेंट से बनी ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑटोनोमस बॉडी है ये अगेन। अब बेसिकली इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया था? देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो फ्यूल भी एक एनर्जी में आता है, तो ये फ्यूल से ही रिलेटेड है। इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया गया था क्योंकि 1970s के डेकेड में जो ओपेक कंट्रीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल प्राइस में इंक्रीज हो गया था। ओपेक इन द सेंस ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के बारे में आप लोगों को आगे भी पढ़ने को मिलेगा, इसका जो पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग रीजनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कच्चा तेल निकलता है, ठीक है। तो एक तरीके से मोनोपोली है इस ऑर्गेनाइजेशन की, ओपेक की, तेल निकालने में, डीजल पेट्रोल के मामले में, हर जगह में इनकी मोनोपोली है, राइट। तो जब ये प्राइस बढ़ा देते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, तो सब कुछ इनके हाथ में है। तो ये एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है। तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में कन्वर्ट करने के लिए 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि ये ओपेक कंट्रीज अपने तेल के मिनरल्स के नाम पे, नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे मनमानी न कर पाए। ओपेक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मेंबर कंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए, राइट। जैसे कि ओपेक की अगर आप कंट्रीज अभी देखें तो अर्जेंटीना, कतर, UAE, एंगोला, वेनेजुएला, इक्वेडर, इराक, ईरान, लीबिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, नाइजर, गेबन, इस तरीके से याद हो सकता है कि एक दो इसमें शायद से निकल चुके हैं। वेनेजुएला का शायद चल रहा था बीच में निकलने का, आई एम नॉट दैट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन ओपेक कंट्रीज के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, इनका जो मेन एम है देख लेते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, वर्ल्ड वाइड एंगेजमेंट करना एनर्जी से रिलेटेड, कि किसी एक की मोनोपोली न रहे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और जिस कंट्री को जितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, उनके पास वो अवेलेबल हो, राइट। मेंबर्स इनके अभी 29 हैं, लेकिन 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और इन 8 एसोसिएट मेंबर्स में इंडिया भी एक मेंबर है। ओके, ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओनली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट मेंबर्स कैन बिकम द IEA मेंबर्स। आई एम रियली सॉरी, ये सेंटेंस थोड़ा अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो बॉडी है, OECD, सिर्फ इसी के मेंबर्स जो हैं IEA के मेंबर्स
बन सकते हैं। दैट मीन्स अगर किसी भी नेशन को IEA का मेंबर बनना है तो पहले उसे OECD का मेंबर बनना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो OECD के मेंबर्स तो हैं लेकिन IEA के नहीं हैं, जैसे चिली, आइसलैंड, इजराइल, मेक्सिको और स्लोवेनिया। ये OECD के मेंबर्स हैं लेकिन IEA के नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। हेडक्वार्टर जो है इसका पेरिस में है, फ्रांस में, और ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसे एनुअल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, राइट। और जितनी भी इंटरनेशनल ये IEA के मेंबर्स हैं उन सारे के सारे मेंबर्स ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट को भी साइन किया है, ठीक है। ये IEA मेंबर्स हैं। इन कंट्रीज के बाजू में आप देख भी सकते हैं किसने कब ज्वाइन किया है, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड 1977 में, ऑस्ट्रेलिया 1979 में। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं क्योंकि काफ़ी मेंबर्स हैं, लेकिन हाँ एक बार आपको ऊपर ऊपर आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन इसके मेंबर हैं या नहीं है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूरोपियन यूनियन में। 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। ये बेसिकली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें टोटल 27 मेंबर्स आते हैं। अब सीधी सी बात है, यूरोपियन यूनियन है तो ये यूरोप में ही बेसिकली प्राइमरी लोकेट होगी। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में। इसके अलावा द EU एंड यूरोपियन सिटीजनशिप वर एस्टैब्लिश्ड व्हेन maastricht ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1993। तो 1993 में जो maastricht ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग, उसी के थ्रू, उसी के अंडर यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन जो सिटीजनशिप है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि एक इंटरनल सिंगल मार्केट जो है स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश कर दिया है जो उसके मेंबर स्टेट्स पर पूरी तरीके से अप्लाई होता है। मतलब सिंगल मार्केट है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ट्रेड में, ट्रैवलिंग में, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी एक ओपन मार्केट है। ये EU का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग इसके देख लेते हैं कि लोगों का जो मूवमेंट है वो फ्री होना चाहिए यूरोपियन यूनियन के नेशंस में, एक जगह से दूसरी जगह। जो गुड्स हैं, सर्विस हैं, यानी वस्तु और सेवा या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इंटरनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ये कोशिश करता है कि दूसरे देशों के साथ जो एक्सटर्नल रिलेशन है, चाहे वो डिफेंस में हो या फिर फॉरेन पॉलिसीज़ में हो या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी में हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एंड यूरोपियन यूनियन हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में खुद को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, WTO, G7 हो, G20 हो, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, इन सारे का मेंबर यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन अपनी प्रेजेंटेशन हर जगह शो करने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, 19 जो कंट्रीज हैं, मतलब 27 में से जो 19 कंट्रीज हैं वो खुद की करेंसी चलाते हैं जिसको हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। और ये 19 कंट्रीज जहां पर वो करेंसी यूज होती है उसे हम लोग यूरो जोन भी बोलते हैं। सो 27 मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज में यूरो जोन है, यानी यूरो करेंसी वहां पे चलती है। इसका खुद का पार्लियामेंट भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अब सीधी सी बात है, पार्लियामेंट है तो मेंबर्स भी होंगे, तो इसके खुद के यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं 751। जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं 27, वो सारे के सारे डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उन मेंबर्स को, राइट। कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे कि जो UK है, हम सभी को पता है कि यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। इट इज़ द वेरी फर्स्ट मेंबर जो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है। ब्रेक्सिट का आपको पूरा का पूरा इशू बताया गया है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो PT 360 में अभी और वीडियोज आएंगे उसमें भी ब्रेक्सिट का जो लेक्चर है रिकॉर्ड किया जाएगा, आप लोगों के सामने होगा। यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये UK बाहर कैसे हुआ, राइट। लिस्बन ट्रीटी जो है उसका आर्टिकल जो 50 है वो मेंबर कंट्रीज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप चाहें तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो UK ने बेसिकली लिस्बन ट्रीटी का जो आर्टिकल 50 है उसको यूज किया है, ओके। ये यूरोपियन यूनियन का मैप आप देख सकते हैं, ब्रिटेन के अलावा है, राइट। तो यू कैन सी हियर, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO 1967-670। कभी कभी मैं अपने नोट्स में इस तरीके से लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिश तो 1967 में हुआ था, मतलब ये अग्रीमेंट जो साइन है वो 1967 में हुआ था, लेकिन जो वर्किंग है वो उसकी 1970 में स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू यहाँ हुआ और वर्किंग यहाँ शुरू हुई, ओके। ये बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उसमें से एक है ये WPIO, जो 1967 के कन्वेंशन से इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये क्या करती है, ये बेसिकली जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको प्रमोट करती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। और ये ट्राई करती है कि जितने भी नेशंस हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस ऑर्गेनाइजेशन के WIPO के मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा
हो सके। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है 1974 में बनी थी और अगेन इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जेनेवा में है, लेकिन इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं, जैसे अल्जीरिया में है, रियो दी जेनेरियो, बीजिंग, टोक्यो, मॉस्को, सिंगापुर। टोटल 193 मेंबर्स हैं इसमें, जिसमें से 190 तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। इसके अलावा कुक आइलैंड एंड होली सी एंड न्यू भी इसके मेंबर्स हैं। कुछ और चीज़ें हैं, पैलेस्टाइन जो है इसके पास परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है WIPO का, राइट। और जो नॉन मेंबर्स हैं वो हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाव एंड साउथ सुडान। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। काफ़ी चीज़ें रिपीटेड हैं क्योंकि सारी की सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन से तो जुड़ी हुई होती हैं। कुछ मेजर फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इसके, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो किस तरीके से होने चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उनका शेप कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस होता है। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका प्रोटेक्शन, सर्विस उनको किस तरीके से प्रोवाइड करवानी चाहिए, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, IP डिस्प्यूट जो होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम, इसके अलावा उनके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करने का काम, प्लस अपनी रिपोर्ट्स को एनुअली बनाने का और उनको सबमिट करने का काम। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वन थिंग कि PT 360 में आर्ट एंड कल्चर का एक वीडियो है जो GI टैग के बारे में जो कृष्णा सर ने रिकॉर्ड किया है, उसमें इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिटेल में बताया गया। तो अगर आप इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं तो सिनॉप्सिस के चैनल पे PT 360 की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आर्ट एंड कल्चर का जो GI टैग का वीडियो है आप उसको देखिए, आपका और अच्छे से ही क्लियर हो जाएगा, राइट। इसकी हम लोग थोड़ा सा गवर्नेंस देख लेते हैं WIPO का, कि काम कैसे ये करता है। तो WIPO को जो गवर्न करने का काम होता है, इनका पूरा एग्जीक्यूशन का जो काम होता है वो जनरल असेंबली एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी करती है। अब ये GACC के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जनरल असेंबली एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो ये GACC जो है ये पॉलिसी सेट करती है, मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी इसी की है। इसके अलावा जो जनरल असेंबली है वो WIPO के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर डायरेक्टर जनरल हैं उनको भी ये इलेक्ट करती है, राइट। और एक सेक्रेटरीट होता है WIPO का, ठीक है। इट एडमिनिस्टर्स WIPO विथ डे टू डे एक्टिविटीज, ओके। इसके अलावा एक और इसकी इंटरनल बॉडी है इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। IP एक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है उसको ये गैदर करती है वर्ल्ड वाइड एंड देन उसको पब्लिक के सामने ये पब्लिश करती है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एनालिसिस होता है कि गवर्नमेंट्स को किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इनोवेटिव पॉलिसी कौन सी लानी चाहिए, या फिर उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किस तरीके की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बेटर अप किया जाना चाहिए, ये काम भी इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन करता है। अब सीधी सी बात है, जब इतना काम आप लोग कर रहे हो इकोनॉमी से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको पैसा तो चाहिए। तो WIPO की जो 95% जो फंडिंग होती है वो फीस से आती है। अब सीधी सी बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट्स हैं, तो आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराना है, गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन करानी है, रजिस्ट्रेशन फ्री में तो होगा नहीं, तो पैसा लगेगा, तो उसकी फीस लगेगी। तो 95% जो बजट है वो इस IP की फी से ही आ जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट करवाती भी हैं, क्योंकि अगर किसी ने कोई इनोवेशन काम किया है तो वहाँ पर वो अगर रजिस्टर कराते हैं तो वो बेसिकली फिक्स हो जाता है कि ये IP जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री की है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन से एकदम अलग होती है इसकी फंडिंग, ठीक है ना। यूनाइटेड इसमें ये लोग पूरा का पूरा खर्चा खुद ही उठा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन में हम लोग देखते हैं कि जो जो कंट्रीज मेंबर्स हैं वो अपना कोटा या फंड देती हैं बजट के लिए, ओके। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स एक रिपोर्ट है, आप इसको इंडेक्स या रिपोर्ट जो भी बोल सकते हैं, वो WIPO पब्लिश करता है 2009 से, ओके। चलिए नेक्स्ट बॉडी पे हम लोग आते हैं, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज IMO। 1948 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अगेन यूनाइटेड नेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जेनेवा में उसके अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। 1982 तक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ और था। पहले हम लोग इसको किस नाम से जानते थे? इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते थे, लेकिन इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कब किया गया 1982 में, और अब तो 2021 है तो हम लोग इसे इसी नाम से जान रहे हैं। इसका मेन एम हम लोग देख लेते हैं
अब सीधी सी बात है, मैरीटाइम के बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो पानी के थ्रू, समुद्र या ओशंस के थ्रू जो ट्रेड होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो ये जो इफेक्टिव और फेयर शिपिंग होती है उससे रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन है उसको ये डेवलप करती है और उसको मेंटेन करती है। ये कोशिश करती है कि जब शिपिंग हो रही है तो वो सेफ हो, सिक्योर शिपिंग हो और ओशन के इकोसिस्टम को किसी भी तरीके का नुकसान उस शिपिंग से ना पहुंचे। इसके अलावा जितने भी इन्वायरमेंटल कंसर्न है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, टेक्निकल कोऑपरेशन या फिर लीगल मैटर्स, वो भी इसके ऑब्जेक्टिव की लिस्ट में आते हैं। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, यूके में। 174 इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा 3 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं इसके। अब हम लोग इसका थोड़ा सा गवर्नेंस देख लेते हैं। इसका जो गवर्नेंस का काम है वो असेंबली ऑफ मेंबर्स मिलकर करते हैं। इट इज फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेड बाय अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द असेंबली। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आईएमओ की असेंबली है, इसमें मेंबर्स हैं बहुत सारे, तो इन मेंबर्स में से ही काउंसिल को इलेक्ट किया जाता है। इन्हीं मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को काउंसिल के लिए इलेक्ट किया जाता है और ये फिर जो काउंसिल है वो पूरा का पूरा फाइनेंस जो है आईएमओ का देखती है। और 5 कमिटीज हैं, मेजर 5 कमिटी हैं जिसके थ्रू आईएमओ अपना पूरा का पूरा काम करती है। वो 5 कमिटीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और इनका जो सेक्रेटरीट होता है, बेसिकली सेक्रेटरी जनरल इनका होता है, जो ये असेंबली जो है इनकी मेन वो इसको इलेक्ट करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सीधी सी बात है, नाम में ही है केमिकल वेपन्स और प्रोहिबिशन भी है। तो केमिकल वेपन्स जो है किसी भी चीज़ के लिए जब उनको यूज़ किया जाता है वॉर के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसको कम से कम करना है, उसको ख़त्म करना है, ये इसका मेन एम है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मेन एम देख सकते हैं, परमानेंटली फ्री ऑफ, वर्ल्ड परमानेंटली फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इनका एम है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं, राइट। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और जो केमिकल वेपन कन्वेंशन हुआ था 1997 में, उसके थ्रू ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी। एम इसके केमिकल वेपन से ही जुड़े रहेंगे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी लानी है, स्टेबिलिटी लानी है, डिसआर्मामेंट करना है, इन चीज़ों का डिसआर्मामेंट पूरी तरीके से ख़त्म करना है, एकदम रद्द कर देना है सारी चीज़ों को, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है। केमिकल वेपन जो कन्वेंशन हुआ था उसकी जो गाइडलाइंस थी, रूल्स रेगुलेशंस थे, जो चीज़ें डिसाइड की गई थी वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है वो देखना, और केमिकल वेपन्स का जो यूज़ है उसको प्रोहिबिट करना, एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। 193 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया भी इसका एक मेंबर है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, नीदरलैंड में। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नोटेबल पॉइंट्स हैं, काम की चीज़ें देख लेते हैं एक बार। इजराइल ने इसको साइन नहीं किया है सॉरी, इजराइल ने इसको साइन किया है लेकिन अब तक इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है। कुछ नॉन सिग्नेटरी स्टेट्स भी हैं जैसे इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सूडान। ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया तो करेगा ही नहीं। OPCW को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2013 में। नोबेल पीस प्राइज मिलेगा भी क्योंकि एक तरीके से पीस सिक्योरिटी स्टैब्लिश करने का ये काम कर रहे हैं। मिला भी इनको इसलिए था क्योंकि उन्होंने 90% से ज़्यादा जो स्टॉक था केमिकल वेपन्स का, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरी तरीके से इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की। दैट्स वाई। न्यूज़ में ये क्यों है वो देख लेते हैं। इसको बेसिकली थोड़ी सी और पावर दी गई है OPCW को। अभी तक क्या होता था, OPCW के पास बहुत लिमिटेड पावर थी। अभी तक OPCW क्या करता था कि जहां पर भी केमिकल वेपन से अटैक हुआ है तो वहां पर वो अपनी टीम भेजता था, सैंपल कलेक्ट करता था और इस कंक्लूजन पे पहुंचता था कि केमिकल वेपन का जो अटैक है वो हुआ है या नहीं हुआ है, बस इतना। लेकिन अब इसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया है। अब OPCW क्या कर सकता है कि जब इन्होंने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली तो ये बेसिकली बोल सकते हैं कि किस कंट्री ने अटैक किया है और उस कंट्री के कौन से टॉक्सिक मटेरियल को अब बैन करना चाहिए, ठीक है। और OPCW ने सबसे पहली बार सीरिया को टॉक्सिक अटैक के लिए ब्लेम भी किया था। ओके, चलिए वही है जो पहले की पावर्स थी उसकी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, दैट इज MTCR 1987। अब अगेन यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, राइट। ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है। बेसिकली जो G7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया है या फॉर्म किया है, राइट। तो ये बेसिकली इनका मेन एम क्या है कि जो मिसाइल्स हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी है उनका जो प्रोलिफरेशन होता है उसको लिमिट करना। प्रोलिफरेशन का मतलब जो मिसाइल या मिसाइल टेक्नोलॉजी स्प्रेड होती है या फिर एक दूसरे से शेयर की जाती है या बढ़ती है,
राइट, तो उसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं, उसको लिमिट करना। ओके, और इसमें जो वेपन्स आते हैं उनको भी कंट्रोल करना इसी के अंडर आ जाता है। इंडिया जो है इसका 35th मेंबर बना था। चाइना, इजराइल, पाकिस्तान जो है MTCR के मेंबर्स नहीं हैं। ये एक ट्रीटी भी नहीं है और ना ही ये लीगली बाइंडिंग है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं कि MTCR ने बोला कि भैया ऐसा करना है तो करना है, नहीं, ट्रीटी ने नहीं है, G7 ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, राइट। अब इस MTCR से एक चीज़ रिलेटेड है, हेग कोड ऑफ कंडक्ट, HCOC 2002 का ये कंडक्ट है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट काम करता है। इंडिया जो है HCOC का जो मेंबर है वो 2016 में बना था और टोटल जो मेंबर्स हैं इसके इस हेग कोड ऑफ कंडक्ट के वो 138 हैं। ये आप देख सकते हैं, MTCR के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये PT 360 का, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, PT 360 का इंटरनेशनल रिलेशन का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 कंप्लीट किया। पार्ट 1 जो है यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये वाला हमने ग्लोबल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपके सामने एक पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम लोग रीजनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये PT 360 आपके 5 साल के करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट यू अगेन वन थिंग जो मैं आपको सारे वीडियोज़ में सजेस्ट करता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अ वेरी इफेक्टिव रिजल्ट फॉर योर प्रीलिम्स, सो 2020 50-50 जिसमें हम लोग प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स के नाम से इसको जानते हैं, इसको आप सब्सक्राइब करिए, आप रजिस्टर होइए इसमें, क्योंकि इसमें UPSC के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने वीडियोस और PDF में लिया है। इसके अलावा MSGP मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, इसमें हम पिछले 25 साल के पेपर्स का सॉल्यूशन दिखाते हैं और बताते हैं कि UPSC किस तरीके से रिपीट करती है अपने क्वेश्चंस को। और 2020 50-50 में से मोर देन 50+ क्वेश्चंस जो हैं पिछले 2-3 साल से लगातार UPSC में आ रहे हैं डायरेक्ट। उसके लिए कृष्णा सर ने YouTube पे वीडियो बनाया है, आप स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा PT 360 जिसमें हम 5 साल के करंट अफेयर्स करते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। प्लस जो हमारी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो फ्री सीरीज आती है, डू फॉलो दैट, दीज 3 कोर्सेज एंड दिस वन थिंग वुड बी वेरी इफेक्टिव फॉर योर prelims. Okay, I'll see you in the next PT 360 video. Thank you.